बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब से एक अपील की है। देखिए, ये मामला इमरान खान साहब वाला बड़ा जज्बाती रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और इस पर बड़ा गिला शिकवा भी हो रहा है। लेकिन दरअसल उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये उनकी बहनों ने भी बताया। अब इसमें जो सबसे पहले अलीमा खानम का स्टेटमेंट है, वो ये कहती हैं कि हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से दरखास्त करेंगे कि अगर यही चलता है तो इमरान खान को रिहा करने के लिए आपको कुछ करना होगा। एहतजाज करें या खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, आप आएं। हम MNAs और MPs से दरखास्त करते हैं, आप आएं। हम मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे। अब ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। सुहेल अफरीदी से उन्होंने एक अपील की है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल नहीं करा रहा, ये सारे शरीफ जरदारी मिलकर इस जुल्म के हिस्सेदार हैं और ये करा रहे हैं। नून लीग वाले लोग कह रहे हैं कि हम खौफजदा हैं, ऊपर वाले तो भाग कर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे। अवाम से डरे हुए हैं। इमरान खान का जो इलाज है वो अलशफा के अंदर होना चाहिए, उनकी आंख का इलाज। फिर बुशरा बीबी की बेटी ने हमारे कजन को बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए हैं और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन ब्लर थी। यानी 2 हफ्ते से इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। काफी हफ्ते पहले जब कोर्ट केस लगते थे तब इमरान खान की एक आंख लाल थी। उन्होंने बगैर हमारे राब्ता किए रात के अंधेरे में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये अब नौरीन न्याजी कह रही हैं। अंधेरे में हर वो काम होता है जो झूठे और मुजरिम का काम होता है। इमरान खान की आंख को जरा बराबर भी कुछ हुआ तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की बहन है। ये मालूमात तब बाहर आई जब बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी बेटी से और उनकी भाभी से। अब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम नवाज भट्टू, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली से कंफर्म करके कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। वो CRVO के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। पार्टी क़यादत और डॉक्टर LSJ एडवर्ड को फौरी तौर पर इनके जाती मुआलिजीन तक रसाई के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ जेल के एक जूनियर डॉक्टर के जरिए देखा जा रहा है और इन्हें आंखों के माहिर डॉक्टर से बाकायदा इलाज की सहूलत में असर नहीं है। उनके अहले खाना को भी बगैर किसी पाबंदी के उनसे मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। वो बदस्तूर कैद तन्हाई में है। यह सलूक गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नजर आ रहा। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे, लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि इसके बस का मसला नहीं है, यह मसला संजीदा है। इस पर पिम्स के डॉक्टर को बुलवाया गया और उन्होंने कहा कि इलाज जेल में मुमकिन नहीं है और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो इनकी आंख जाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज करे, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल लेकर गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ये नादरीन इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट है। और इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताया, बुशरा बीबी की बहन का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब नादरीन, इमरान खान साहब की मुलाकातें तो रोकी हुई हैं और ऐसा लगता है कि 8 फरवरी तक तो वो बिल्कुल मुलाकात नहीं होने देंगे और 8 फरवरी के बाद भी मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसका इन्हिसार 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबिलियत और सलाहियत के ऊपर है। यानी अगर इस निज़ाम को लगेगा कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है और हर तरफ ये रिपोर्ट चली जाएगी कि जनाब ये मुल्क बंद करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फिर फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करो। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को बंद करने में नाकाम रही और एस्टेब्लिशमेंट को ये रिपोर्टें गई कि तहरीक इंसाफ जमीन पे अपनी वक़्त उस तरह से नहीं रखती जैसे उनकी मकबूलियत है, या वो ऐसी मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं कर सकती, तो इससे उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। यानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है, हमने रोक कर रखी हुई है मुलाकात, हम आइंदा भी रोक कर रखेंगे। ये ऑब्वियस है ना। जितना आप दबाव डालेंगे उतना ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू आएगी, और अगर आप दबाव नहीं डालेंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू नहीं आएगी, बल्कि वो उल्टा फिर आपके ऊपर दबाव डालेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यह एतमाद हासिल करना है कि वो मुल्क बंद कर सकते हैं,
तो उन्हें 8 फरवरी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा और 8 फरवरी को वो करके दिखाना पड़ेगा जो उन्होंने चैलेंज किया है। नाजरीन, एक खबर मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, उसकी कंफर्मेशन आ गई है। एहतशाम कियानी साहब हैं जिन्होंने इस खबर को कंफर्म किया। मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था और जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने हैरानकुन खबर दी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स 1 घंटे में फराहम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो पाने पर दोबारा राब्ता किया गया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने कह दिया था, अब अगर रिपोर्ट्स फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या ऐसा सवाल कर सकता है कि जनाब हमने तो कह दिया था कि आपको मेडिकल रिपोर्टें दे दी जाए, अब अगर आपको नहीं दी गई तो हम क्या कर सकते हैं। ये औकात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करके ना आप मुतल्लिका हुकाम को तलब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है वो कानून के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर उनकी सरजनिश कर सकते हैं। आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। आप उन्हें दोबारा हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर वो आपका हुक्म ना माने तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो फिर आप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और ये भी आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें डूब के मर जाए आप। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हाल हो गया कि हुक्म जारी किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो कहते हैं जी हमने तो कह दिया था, वो नहीं मानते, हम क्या करें। ये हालत हो गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। एहतशाम कियानी साहब की खबर के मुताबिक अगर ये खबर कंफर्म हो रही है तो वाकई ये तो डूब मरने का मुकाम है और कुछ भी नहीं है। जावेद हाशमी साहब को बड़ी संगीन धमकियां दी गई हैं और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वो कहते हैं मुझे पैगाम दिया गया कि तुम्हें किसी एक्सीडेंट में मार देंगे और तुम्हारी बेटियों को बहुत रुस्वा करेंगे, जितना रुस्वा कर सकते हैं उतना रुस्वा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जावेद हाशमी साहब ने कहा जी मैं डटकर खड़ा हूंगा, मुकाबला करूंगा। मैं अहले बैत के खानदान में से हूं तो मैं तो मुकाबला करूंगा और मैं पैरवी करूंगा अहले बैत की सुन्नत की। ये निज़ाम कितना जालिम है कि वो धमकी पहुंचा रहा है एक बूढ़े बाप को कि तेरी बेटियों को हम रुस्वा करेंगे तुझे मारने के बाद। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस लेवल तक पहुंच गया। और जावेद हाशमी को ऐसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस उम्र में, और अपनी बेटियों के बारे में बोलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई गैर मुनासिब है और इंतहाई घटिया हरकत है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया। ये टिकटॉकरे आला का स्टेटमेंट देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। स्टेटमेंट ये है कि दोस्त ममालिक के सरमायाकार मुझे कहते कि हमें लगता था पंजाब या पाकिस्तान कोई ईंट पत्थर के जमाने का और गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। अंदाजा करें आप। ये वो औरत कह रही है जिसका बाप 2 मरतबा वजीर आला और 3 दफा वजीर आजम रहा। ये वो औरत कह रही है जिसका चचा 3 मरतबा वजीर आला और 2 मरतबा वजीर आजम रहा। ये वो औरत कह रही है जो खुद भी वजीर आला है और इससे पहले इसका कजन भी वजीर आला रहा। ये वो औरत कह रही है जिसकी पार्टी गुज़िश्ता 40 साल से लगभग 4 दहाइयां होने वाली है, ये पार्टी इक्तदार में है, खानदान इक्तदार में है। ये वो औरत कह रही है, आप अंदाजा करें। इसका बनता है ये कहना। यानी पाकिस्तान को अगर पत्थर के दौर में रखा और गारों के दौर में रखा और ये इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में दिया तो किसने दिया? किसने दिया? इनके अब्बा जी ने और इनके चाचा जी ने दिया ना। यही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया को बता रहे थे। पहले एक अमेरिका से जो बड़ी डेवलपमेंट है आपके सामने मैं रख देता हूं। डिफरेंट चीज़ें अमेरिका में होती रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद लोगों ने ये उम्मीद की थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई मामला उठेगा। एक जो विल्सन का बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी जानब पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिकन सरमायाकारों को इस बात का लालच भी दिया कि आप आएँ और आकर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। SIFC आपको बहुत सपोर्ट देगी और उसके हवाले से जो सूबाई हुकूमतों में कवानीन भी पास करवाए जा रहे हैं, कानून साजी भी हो रही है। अब एक नई डेवलपमेंट है अमेरिका में और ये बड़ी कार्रवाई है। इंसानी हकूक़ का एक कमीशन है वहाँ पे अमेरिका में। इसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला उठाया जाएगा। ये द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करता है अमेरिका में। देखिए, इससे पहले जितनी भी कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई थी उनका तरीकाकार क्या था। आप जाते हैं किसी कांग्रेसमैन को मिलते हैं, एक और को मिलते हैं, आप उन्हें कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं कि अपने दुखड़े आपको सुनाएं। पाकिस्तानी ये करते थे। तो उसमें वो ये कहते हैं जी ठीक है,
हम अपने साथियों से बात करते हैं, वो और 2 4 5 10 लोगों से बात करते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं कमेटी रूम में, पाकिस्तानी जाते हैं और जाकर इनको बताते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। ये था माजी का पैटर्न। लेकिन इस मर्तबा ये मामला स्पेसिफिकली एक ऐसी कमेटी के अंदर जा रहा है या एक इस तरह के कमीशन में जा रहा है जो कमीशन बनाई इस काम के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को वो देखता है। अब यहां पे ये बड़ा संजीदा मामला है और बड़ी संजीदा हेयरिंग होने जा रही है। ये हेयरिंग मेरी इत्तला के मुताबिक मई में होनी थी, लेकिन मई में ये हो नहीं पाया। पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है, इस पर जुल्फी बुखारी ने बड़ी मेहनत की है, एक डॉक्टर साहिबा हैं जो पाक पैक की हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 2 4 और लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, शहबाज गिल ने इसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। तो इन लोगों ने जोर लगा के तो अब इसको यकीनी बनाया है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉयर्स भी इसमें शामिल हैं, इंसानी हकूक के दीगर कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। मैं सबके नाम अभी नहीं लूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इस बात की भिनक पड़ गई है और हुकूमत अब इस मामले को रोकना चाहती है या इसको कंट्रोल करना चाहती है। ये मई में होना था लेकिन चंद वजूहात की बिना पर अवेलेबिलिटी नहीं थी तो ये जून में चला गया। अब ये जून के आखिर में किसी वक्त ये कमीशन एक इजलास बुलाएगा और इस पे हेयरिंग की जाएगी। वो लोग जिनमें पाकिस्तान में बड़ी ज्यादतियां हुई, जिन लोगों के साथ जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, गुमशुदा किया गया, टॉर्चर किया गया, कारोबार को तबाह किया गया, फैमिली अरकान को उठाया गया, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में हुई, वो लोग जाकर इस कमीशन को अपनी तफसीलात बताएंगे। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन इनको दी जाएंगी, बहुत सारी चीजों के शवाहिद और सबूत इनको दिए जाएंगे। ये सीरियस है। वजह यह है कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमेरिका काम करता है। ये अब कोई सेनेटर वैसे नहीं सुनने जा रहा, ये बाकायदा एक बड़ी इंपॉर्टेंट द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है और इसका इंपैक्ट होता है। जो लोग इसको जानते हैं उन्हें आइडिया है। तो अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, या हुकूमत इसके खिलाफ कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती, एक बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत का बाकायदा आगाज हुआ था ना, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को डंडा फेरना शुरू किया था, वो आज से ठीक 3 साल पहले 25 मई 2022 को फेरना शुरू किया था। हमने पहली मर्तबा देखा, उस वक्त आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा थे और वो जिद में आ गए थे। जनरल नदीम अंजुम जो है वो DG ISI थे। ये लोग जिद में आ गए थे कि हमने हुकूमत गिराई है। अवाम की क्या जरूरत है कि वो आए और कहे जी आपने गलत किया। तो अवाम को फेंटा लगना शुरू हो गया था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। पहली दफा देखा हमने कि सरकारी अफसरान जो है या पुलिस वाले जो है या एहलकार, वो अवाम की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक पहली मरतबा ऐसा लगा कि पूरी तरीके से छीन लिया गया। माजी में भी होता था, लेकिन इस तरह के मनाजिर हमने माजी में नहीं देखे थे कि पुलिस वाले ही गाड़ियां तोड़ रहे हैं। इस तरह के मनाजिर हमने पहली दफा देखे, यास्मीन राशिद साहिबा वाले और या बाकी मनाजिर आपको सारे याद होंगे। तो बर्बरियत का एक्चुअल जो आगाज हुआ था 3 साल पहले, लेकिन देखें ये 3 साल गुजर गए और 3 साल में पॉलिटिकल पार्टी की पूरी शेप बदल गई। आज वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। उसके लोग मार ज्यादा खा सकते हैं, उसके लोग जो है उनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है, उसके लोग जो है वो अपने नजरिए के साथ, अपने लीडर के साथ उनकी कमिटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये 3 साल का कारनामा मैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में ही डालूंगा और किसी के खाते में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया था कि मारो इनको। उस वक्त लाहौर में एक सेक्टर कमांडर होते थे ISI के जनरल ब्रिगेडियर राशिद, इनका भी बड़ा अहम किरदार होता था उन दिनों में। आजकल किधर है, कहीं नहीं है। जनरल बाजवा भी रिटायर्ड, जनरल नदीम अंजुम भी रिटायर, ये जो अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या DG ISI ये भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये लोग फिर तारीख के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पे ये सोचते होंगे ना बैठ के कि यार ये हमने क्या किया। जनरल बाजवा आज लोगों को टेलीफोन्स करते हैं, एक 1.5 घंटा फोन करते हैं। मैंने कोई 1.5 पौने 2 घंटे की एक कॉल मैंने सुनी एक बंदे के पास बैठ के। मुझे ऐसा लगा कोई ज़हनी मरीज कॉल कर रहा है जो ये बताना चाहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझ रहे हैं। कादी फायदिसा की हालत आप देख लें। तो जब कोई कुर्सी में बैठा होता है तब उसे समझ नहीं आती, लेकिन समझ एक दिन आ ही जाती है। मारंग बलोच ने जवाब दिया है DG ISPR को, क्योंकि DG ISPR ने मारंग बलोच के बारे में बात की थी। मारंग बलोच का जवाब आ गया जेल से, उनके जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर शेयर किया गया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तशद्दुद पे और DG ISPR दोनों चीज़ों पे मेरा जवाब। वो ये कहती हैं कि मुझ पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी होने का एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया DG ISPR ने। ये संगीन और बार बार लगने वाला इल्ज़ाम है
और ये बगैर सबूतों के मेरे ऊपर लगाया जाता है। गैर मुसद्दका दावों का ये नमूना DGISPR के अवामी बयानात की एक परेशान कुन पहचान बन गया है कि DGISPR अवामी सतह पे ऐसे बयानात मेरे खिलाफ या वैसे देते रहते हैं जो उनकी पहचान बनता जा रहा है, इसके सबूत कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग वाकये में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें लेने आई थी, ये मेरे पे इल्जाम लगाया गया। लाशें ढूंढने वाली मैं कौन होती हूं, ये भी मेरे पे इल्जाम लगाया गया। तो मैं जरा वादे कर दूं इस मामले को कि मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया। ये मार्ग बलोच ने की थी मार्च में। मनगढ़ंत और मेरे पैगाम को मसक करने के लिए मेरी बातों को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। और अंग्रेजी में इन्होंने वैसे ये ट्वीट किया हुआ है, तो अल्फाज को जरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे मैं, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी मेरा मुतालबा तशद्दुद की हमायत नहीं था, ना मैंने कभी तशद्दुद की हमायत की है। मेरा मुतालबा सिर्फ शफाफियत था। अब इन शॉर्ट में आपको यह बताता हूं कि 12 दहशतगर्दों के नाम तो आगे थे, वो कहती हैं। तो 12 दहशतगर्दों के साथ जो बाकी लाशें रात के अंधेरे में दफनाई गई बलूचिस्तान कोयटा के कासी कब्रिस्तान में, मैं जानना चाहती थी वो कौन लोग हैं। यानी 12 तो दहशतगर्द है ना, या वो अस्करियत पसंद है, वो उनकी एक तरफ लोग अस्करियत पसंद कहते हैं, एक तरफ दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन जो भी हैं वहां पे उनके लोगों ने ये कहा कि जी ये 12 बंदे हमारे हैं, और ये रियासत ने भी कहा जी ये 12 बंदे उनके हैं। उसके अलावा जो बाकी बंदे दफनाए गए उसमें मारंग बलोच का कहना है कि ये इंसानी हुकूक के तहत या पूरी दुनिया के अंदर एक राइज तरीकाकार है कि लोगों को पता चलना चाहिए, उनकी शनाख्त का पता होना चाहिए जिसको दफन किया जा रहा है।